अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, इस नशिस्त पे हम बात करेंगे इंटर लेवल के ऊपर, जो हमारा फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, आप हेड ऑफ़ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट एंड सेक्शन हेड हैं आप कैम्ब्रिज सेक्शन के, OPF बॉयज़ कॉलेज H84 इस्लामाबाद। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद जहांगीर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के हवाले से, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLO बेस, और फिर इसके साथ साथ हम इनसे ये भी बात करेंगे जो हमारा पुराना जो ओल्ड जो पेपर हुआ है उसको सामने रखते हुए एग्जांपल्स के साथ इनसे बात करेंगे और इनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, और फिर आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर किस तरह एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर किस तरह उसके ऊपर तैयारी की जा सकती है, जिससे बेहतर जो है वो रिज़ल्ट हासिल किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का जी। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं SLO बेस्ड जो सिस्टम हमारा नया है वो फेडरल बोर्ड के अंदर आ रहा है उस पर बात कर सकूं, और अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचिंग कम्युनिटी में मौजूद टीचर्स को और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको इससे इन्फॉर्म कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन चला आ रहा था वो टोटली बुकिश था और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता था बुक के हवाले से। टीचर्स में भी यही कॉन्सेप्ट था और स्टूडेंट्स के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि जो बुक है वही हमारा करिकुलम है, इसी को हमने कवर करना है। टीचर का ये टारगेट होता था कि वो उस बुक के अंदर दिए हुए मटेरियल को टाइमली कवर करे अच्छे तरीके से, और स्टूडेंट्स को वो याद करवाए किसी तरह, और कोशिश करे कि उसके वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। अच्छा सर, मैं इसी के साथ मैं क्योंकि अपना सवाल भी आपकी तरफ मेरे सामने रखूँगा कि जो ओल्ड सिस्टम था, जो रोड लर्निंग के हवाले से बात और फिर SLO के बारे में जो बात हम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था उसमें स्टूडेंट की उस सब्जेक्ट के मतलब कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था होता। वो बुक के अंदर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता था, उसको अच्छे तरीके से याद करके अगर वो पेपर में आते हैं अच्छे मार्क्स लेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इस सिस्टम से निकल के बाहर जाता था, जैसे एंटी टेस्ट का लेवल आ गया, या अगर उसने कहीं बाहर एडमिशन लेना है, वहाँ कहीं इंटरनेशनली कम्पीट करना है, तो वो उसके पास वो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता था जो ये SLO बेस्ड सिस्टम हमें अब प्रोवाइड कर रहा है। अब टीचर्स को भी पढ़ाते हुए कंसल्ट करना पड़ता है डिफरेंट बुक्स को, और उस टॉपिक के रिलेटेड हर एंगल को टच करना पड़ता है कि उसके स्टूडेंट्स मैक्सिमम वो नॉलेज गैदर करें, ताकि जिस वक्त वो किसी कंपटीशन में आए, चाहे वो एंटी टेस्ट के हवाले से है, चाहे वो किसी जगह एडमिशन के हवाले से इंटरनेशनली, तो वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और वो इस हवाले से जो SLO बेस है वो मैं समझता हूँ कि हमारे फेडरल बोर्ड ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये कि जो हमारा पुराना तरीक़ाकार चला आ रहा था उससे यकसर हट के इसको स्टार्ट करना। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मौजूदा चेयरमैन फेडरल बोर्ड को कि उन्होंने काफ़ी खदशात होने के बावजूद ये बोल्ड स्टेप लिया, उस पर स्टैंड लिया और उसमें टीचर्स को इन्वॉल्व किया, और इस पे SLO बेस करके उन्होंने मॉडल पेपर्स तक तैयार करवाए। टीचर्स को इस हवाले से उन्होंने एतमाद में लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहोनी है, बल्कि ये तो 2006 का वो करिकुलम था जिसको कभी टच ही नहीं किया गया, ना कभी उसने उसके ऊपर कोई गौर किया कि ये चीज़ें थी क्या और ये इम्प्लीमेंट कैसे होने चली हैं। अब सिंपली ये है कि हम उस करिकुलम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन से स्टूडेंट को एडवांटेज ये होगा कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का वो इतना ज़्यादा गैदर कर लेगा कि जिस वक्त वो बाहर कम्पीट करने जाएगा तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से उसको हुआ करती थी। हमारा टारगेट तो ये है कि हमारा स्टूडेंट बहुत बेहतर से बेहतरीन की तरफ आए, उसका नॉलेज बढ़े, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि आप SLO बेस की तरफ आएँ। और ये जो इनिशिएटिव फेडरल बोर्ड का है, अब इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये आगे चलेगा और इस पे वो काम कर रहे हैं, बाकी बोर्ड्स भी, और इस पे लेके आएंगे अपने पेपर्स के स्टाइल को भी। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बोर्ड जो है वो इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, और जितने भी टीचर्स इसके साथ एफिलिएटेड है उनका बहुत बड़ा किरदार है। फेडरल बोर्ड की पूरी टीम जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है और बहुत सीरियसली अंत तक मेहनत कर रही है दिन रात इसको कामयाब करने के लिए। मेरी दुआ है अल्लाह करे हम इसमें और बेहतरी लेके आएँ, और जितने आगे आने वाले पेपर्स हैं उसमें आप ये देखेंगे कि ये
बेहतर से बेहतर की तरफ होता चला जाएगा, और वो जो फियर स्टूडेंट्स के अंदर या टीचर्स के अंदर आ रहा था कि पता नहीं ये किस तरह के पेपर्स आएंगे, वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी डेफिनेटली आप लोगों का भी बीइंग अ टीचर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। अच्छा मेरा सर, क्योंकि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के हवाले से, और अमूमन तो वैसे कहा जाता है कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो है वो ड्राई सब्जेक्ट है, और जिस तरह आपने बात की स्टूडेंट्स के हवाले से भी, टीचर्स के हवाले से एक फ़ियर पाया जा रहा है, तो मैं क्योंकि चाहूँगा, क्योंकि आपकी इसके अंदर आप यू आर एक्सपर्ट इन द फिज़िक्स सब्जेक्ट और आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मैं ये चाहूँगा कि जो लास्ट जो हमारा पेपर था उसको सामने रखते हुए एग्जांपल्स के साथ आप अगर क्या मतलब उसमें क्या चीज़ बताना चाहेंगे जिससे हमारे ना सिर्फ स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हों बल्कि टीचर्स भी मुस्तफ़ीद हों? जी जनाब साहब, इसमें हम ऐसा है कि मैं फ़र्स्ट ईयर का पेपर मेरे पास जो पिछले हुआ है रिसेंटली, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी मैं वर्डिंग पढ़ता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। अब ये क्वेश्चन उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। वो हर बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, उसके चार केसेस बन जाते हैं, स्पेशल केसेस की शक्ल में डिस्कस होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज उसके केसेस में से ही एक केस है। जो टीचर्स जनरली पहले पढ़ाया करते थे, पहले सिलेबस के हिसाब से, पहले बुक के हिसाब से, वो ये होता था कि जो आप किसी जगह से किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, वो उसकी इनिशियल स्पीड इन्वॉल्व हो रही है, उसका कोई एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट ज़मीन पर किसी दूर डिस्टेंस पे जाके गिरता था, और ज़मीन पे जितना वो फासला कवर कर रहा है गिरते हुए, उसी को हम कह रहे होते थे कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब वो जो पढ़ाया जाता था उसमें एक हिंट दिया जाता था कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। तकरीबन हर टीचर उस एंगल को टच करता है, हर बुक के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल से थ्रो करते हैं तो फिर वो सबसे दूर जाके गिरता है, उसकी रेंज सबसे मैक्सिमम होती है। अब यही क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, ये उसकी एक एक्सटेंडेड शेप बन गई है कि रेंज अगर मैक्सिमम हो रही है 45 डिग्री एंगल पे, तो उस वक्त एक और रिलेशनशिप भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो ये है कि उसकी जो रेंज है वो उसकी हाइट की निस्बत 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो 45 डिग्री एंगल से, और वो 100 मीटर दूर जाके गिरता है, तो उसकी ज़मीन से मैक्सिमम हाइट को कहें अगर वो कितनी होगी, तो वो 100 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, वो 25 मीटर हाइट गेन करेगा। अब ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो है वही आइडिया, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है, और हमारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जब एंटी टेस्ट के लेवल में पहुंचते हैं तो वो इन क्वेश्चंस को जो इस रूप में पहले पूछ ही नहीं गए, वहाँ पे वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो उस तरह अटैम्प्ट नहीं कर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और एंटी टेस्ट के अंदर वो बेशुमार स्टूडेंट्स जो है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब इसी टॉपिक के हवाले से बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो दी जा सकती हैं, और कुछ सिलेबस के अंदर भी शामिल है। मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा कि कुछ दिन पहले यही टॉपिक मैं फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास को पढ़ा रहा था। उसमें पढ़ाते हुए मैंने क्लास में से स्टूडेंट से राय ली कि बेटा आप में से कोई ऐसा है स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलता हो और अपने आप को समझता हो बड़ा अच्छा मैं बैट्समैन हूँ। एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, सर मैं खेलता हूँ और मैं काफ़ी अच्छी मेरी गेम है, और जब आप ग्राउंड में आके मुझे देखें तो आप देखेंगे कि चौके छक्के लगाते हुए मुझे मेरी अच्छी गेम है मेरी। मैंने उससे पूछा आप अगर एक छक्का लगाते हैं तो आपकी बॉडी का ज़ोर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फोर्स हिटिंग बैट की इन्वॉल्व हो रही है, या कोई और चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती है? उसने इनिशियली कहा सर मेरे ख्याल में तो जो मैं जिस ज़ोर से उसको खेल रहा हूँ, जिस फोर्सफुली उसको मैं हिट कर रहा हूँ वही काफ़ी है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपने कई शॉट्स हमारे खुसूसन एक बहुत अच्छे प्लेयर शाहिद अफरीदी की देखी होंगी कि बाज़ औक़ात वो हिट करता था और कैमरा उसको जूम करके दिखा रहा होता था जैसे ही ये छक्का होने लगा है, ये गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर गिरेगी, लेकिन जब वो कैमरा पीछे किया जाता था तो पता चलता था वो तो ग्राउंड के अंदर ही विकेट की दूसरी साइड पे किसी ने कैच कर लिया, और वो हमें जो दिखाई देता था वो हाइट बहुत गेन कर गया लेकिन वो दूर नहीं गया। इसका मतलब यह है कि शायद अफरीदी की हिटिंग के अंदर उसकी बॉडी की पावर और स्ट्राइक करना वो अपनी जगह था, लेकिन एक और चीज़ मिस हो रही है, वो उसका एंगल था।
अगर ये एंगल 45 डिग्री एंगल के साथ खेली जाती चीज़ जो इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर प्रेडिक्ट की जा रही है वो सबसे ज़्यादा दूर गिरती, वही उसकी मैक्सिमम रेंज होती जिसको हम सिलेबस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि अगर आप अपने खेल के अंदर ये प्रैक्टिस ले आएँ कि ऑलमोस्ट आपके हिटिंग एंगल जो है वो 45 डिग्री हो, तो फिर आप देखें कि आपका वो लगाया वो छक्का कहाँ जाके गिरता है। और रेयरली ऐसे हम शॉट्स बाज़ मैचेस में देखते भी हैं कि किसी ने शॉट खेली और वो स्टेडियम से बाहर जाके बहुत दूर जाके गिरी है बॉल, तो वो समझ जाएंगे वो एंगल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो हिट शायद 45 डिग्री एंगल के साथ ही हुई है, तो तब ऐसा पॉसिबल हुआ है, सिर्फ उसमें फोर्स या इनिशियल स्पीड इन्वॉल्व नहीं है। ये एक मिसाल थी। फिर एक मैंने स्टूडेंट को पूछा क्लास में ही कि आप में से कोई फुटबॉल खेलता है, लकीली एक फुटबॉलर भी था। उससे मैंने क्वेश्चन किया कि आप फुटबॉल खेलते हुए पास देते हो, कभी आपने ये अपने मैच के दौरान या इंटरनेशनल मैचेस के दौरान कभी आपने ऑब्जर्व किया कि किसी प्लेयर ने एक डी से किक किया हो और वो बॉल दूसरे अपोनेंट प्लेयर की डी में जाके गिरी हो, कभी हुआ ऐसा? कहते सर होता है, कभी कभार ऐसा होता है। उससे भी मैंने यही क्वेश्चन किया, मैंने कहा क्या समझते हो कि उसमें उस फुटबॉलर की फोर्स शामिल है, वो किक जिस फोर्स से कर रहा है वो इन्वॉल्व हो रही है या इसमें भी कोई और रोल है? कहता है सर इसमें जिस तरह आपने एंगल का जिक्र किया तो डेफिनेटली एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसे भी मैंने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे भी ऐसा ही है, बॉल जिधर से किक हुआ वो उसका पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग बन गया और बॉल जिधर जाके गिरा है वो उसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग बन गया है। पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो ये डिस्टेंस है यही हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा जब आप इसको 45 डिग्री के एंगल के साथ किक करते हो। और ये बात ऐसे तो आ नहीं सकती, ज़ाहिर है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस प्रैक्टिस के साथ इस काबिल आप होते हो कि इस तरह की गेम खेल सको। फिर ऐसे ही मैंने फिर डिस्कशन शुरू की, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए और उन्होंने कहा सर क्या ये बस इन 2 गेम्स तक ही महदूद है कि आप 45 डिग्री एंगल पे आप कहते हो तो दूर चीज़ें गिरती हैं, तो बस यही गेम्स हैं? मैंने उन्हें गिनवाना शुरू कर दी। मैंने कहा आप अगर एथलेटिक्स गेम्स में आप में से अगर कोई खेलता है या कभी देखता है, उसके अंदर एक इवेंट होता है लॉन्ग जंप, जिसमें एक प्लेयर दूर से दौड़ता हुआ आता है और एक लाइन के ऊपर से अपनी बॉडी को लिफ्ट करता है और फिर वो आगे गिरता है, कहीं आगे रेत या कच्ची मिट्टी गिराई गई है और उसका वो फासला नापा जाता है और कहा जाता है जी इसका लंब इतने, इसका जंप जो है वो इतने मीटर के साथ आ रहा है। मैंने कहा जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए 45 डिग्री एंगल से लिफ्ट करोगे तो आपकी दौड़ के आने वाली इनिशियल स्पीड अपनी जगह, लेकिन वो लिफ्टिंग एंगल अगर 45 के करीब हो गया तो आपका जंप बाकी सबसे दूर जाके बनेगा और वो सबसे ज़्यादा स्पेन उसका होगा, रेंज उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप पिछले कुछ अरसे में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, उसमें हमारे एक प्लेयर का बड़ा नाम आता रहा है कि उसने जेवलिन थ्रो, अरशद नदीम शायद उसका नाम था, उसने जेवलिन थ्रो में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उसने मेडल जीता है। तो स्टूडेंट ने कहा जी बिल्कुल ऐसा है सर। तो उससे भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि आप क्या समझते हो, अब इसमें क्या टेक्निक इन्वॉल्व है, क्या करना चाहिए अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो बीइंग प्लेयर, कैसे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? तो वो खुद कायल हो गया, कैसे सर जो हम दौड़ के आ रहे हैं और जिस फोर्स के साथ उस नेज़े को फेंक रहे हैं वो इनिशियल स्पीड तो अपनी जगह, लेकिन अगर हम 45 डिग्री एंगल का ख्याल रख लें तो शायद हमारा वो नेज़ा सबसे दूर जाके गिरेगा, और ऐसा ही हुआ। फिर इसी तरह इसी एथलेटिक्स के अंदर एक शॉर्टपुट का इवेंट होता है जिसमें एक दायरे के अंदर रहते हुए एक प्लेयर जो है वो एक मेटल को बॉल को थ्रो करता है और वो अगर थ्रोइंग के दौरान अपनी बॉडी से उस एंगल को ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे रखे तो उसकी बॉडी का जो जोर है, जो थ्रोइंग स्पीड मिलेगी वो अपनी जगह है, लेकिन वो सबसे दूर जाके गिरेगा और अगर उसकी मेजरमेंट की जाए तो शायद वो बाकियों से वो इवेंट जीत जाएगा। इसी तरह डिस्कस थ्रो इवेंट वो भी इसी एथलेटिक्स का है जिसमें बॉडी को घुमा के एक प्लेट की शेप है जिसको डिस्कस की शेप कहा जाता है कि वो उसको थ्रो करता है और थ्रोइंग अगर उसकी 45 डिग्री एंगल के साथ हो रही है और इनिशियल स्पीड भी मिली है तो फिर वो सबसे ज़्यादा दूर थ्रो जाएगी। सर मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि सारी जो एग्जांपल्स आपने दी हैं जी सर, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट की अगर ऐसे लो को हम बेस बना रहे हैं तो इसमें वो कहाँ पे वेरी करती है, किस जगह के ऊपर वो वेरी करती है? यहाँ भी है कि वो जो बुकिश था ना कि 45 डिग्री एंगल के लिए रेंज इज़ मैक्सिमम, वो तो एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को लेके अब आगे चलना शुरू कर दें कि अगर इस खास एंगल पे उसकी हाइट का उसकी रेंज के साथ क्या ताल्लुक बनता है, वो मैंने जैसे बताया, रेंज 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, हाइट उसकी 1/4 रह जाती है। फिर इसी पे अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया वो 45 डिग्री एंगल पे लेस है, फिर क्या होगा? तो उसमें हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेंज उसकी ज़्यादा होगी, हाइट उसको हम गेन करेगा।
अगर 45 डिग्री एंगल से उसको ज़्यादा एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो फिर उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी रेंज जितन जाके वो गिरता है वो कम हो जाएगी, यानी इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, वो भी सिलेबस का हिस्सा है, हर बुक के अंदर मौजूद है कि दो एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और उनके लिए ग्राफ भी बनाए गए हैं बुक्स के अंदर कि अगर ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड के साथ 30 डिग्री एंगल से और 60 डिग्री एंगल से थ्रो किया जाए तो वो एक ही जगह पे ज़मीन पे जाके गिरते हैं, जिसका मतलब है उनकी रेंज इन दो एंगल्स के लिए सेम है। मैंने स्टूडेंट से पूछा यार ये बताएं कि क्या ये 30 और 60 एंगल बस यही दो रह गए हैं, क्या आपके ख्याल में इसके अलावा भी कोई होना चाहिए या हो सकता है? स्टूडेंट सोच में पड़ गए और कहते हैं सर ये अगर दो पर्टिकुलर एंगल है तो कोई ना कोई और जवाब भी तो होगा। मैंने उन्हें फिर हिंट दिया, मैंने कहा अगर आप 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल इन दो को आप छोड़ देते हो और आप कोई भी दो ऐसे एंगल लो जिनको आप ऐड करो तो उसका आंसर 90 डिग्री बन जाए, आप समझ जाए उनकी रेंज सेम है। अब ये क्वेश्चन जो है ये उस बुक का ही स्टाइल है लेकिन थोड़ा सा वेरी कर गया। सम ऑफ एंगल्स अगर वो 90 डिग्री बन रहा है, जैसे 20 डिग्री 70 डिग्री से थ्रो किया है सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट, उनकी रेंज सेम हो जाएगी। 60-30 तो इसमें खुद बुक ने शामिल किया हुआ है, 40-50 हो सकता है, 65-25 हो सकता है, एंड सो ऑन, यानी बहुत सी मिसालें दी हैं, उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे। फिर ये प्रोजेक्टाइल ही के टॉपिक पे स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चन किया कि यार आप एक सिंपल मोशन में और एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, दोनों में फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट ने कहा सर वो जो हम थ्रो कर रहे होते हैं जिसमें पाथ कर्व सा हो रहा होता है, शायद प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट वहाँ लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने उसे खुद एक्सप्लेन किया कि आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट अप थ्रो करते हो, सीधी लाइन में वो ऊपर जाता है, सीधी लाइन में वो नीचे आता है। अब ये मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगी, ये लीनियर मोशन कहलाएगी। इस लीनियर मोशन के अंदर हम उसकी इनिशियल स्पीड या फाइनल स्पीड को सिंपलेस्ट शेप में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर यही एग्जांपल यूँ हो कि आप बाउंड्री लाइन से क्रिकेट के अंदर बॉल को थ्रो कर रहे हो टुवर्ड्स कीपर, और आप थ्रो करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि आपका बॉल एक कर्व पाथ बनाता हुआ जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट उस वक्त वो मूव कर रहा है उसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आप उसकी बजाय बॉल की बजाय प्रोजेक्टाइल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग इट्स मोशन। और जिस वक्त वो उस जगह पे लैंड कर रहा है तो जो स्पेन बन रहा है जिधर से आपने थ्रो किया है वहाँ से लेकर कीपर तक, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई है। ठीक। और जो वो मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है वो एच की शेप में उसका वो रिलेशनशिप है। अगर आपने वो थ्रो की है 80 मीटर दूर उस कीपर तक, तो मतलब ये है कि 1/4 इसका जो है वो इसकी हाइट गेन हुई है, वो 20 मीटर ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके उनको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि वो वेलोसिटीज़ जो हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर डिस्कस होती है। इसके अंदर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेलोसिटीज़ का, एक्सेलरेशंस का हर जगह पे डिस्कस करना पड़ता है, जबकि सिंपल लीनियर मोशन के अंदर ये नहीं है। तो ये वो बुनियादी फ़र्क हैं जो हम बुक से उठा के उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की शक्ल में स्टूडेंट्स को अगर कन्वे करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली इसको समझ भी सकते हैं, उनकी अपनी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है चीज़ें इनके साथ यही चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए कि वो बुक इस चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को एक नए आइडिया की शक्ल में जब दिया जाता है तो स्टूडेंट को इस काबिल होना चाहिए कि वो कर सके। अच्छा सर, मेरा जो अगला सवाल है वो इसी के साथ मिलता जुलता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जी कैसे अपने आप को इस सिस्टम के लिए ना किस तरह तैयार करें, इजी वे के अंदर कैसे तैयार करें? इस क्वेश्चन को अगर मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट करूं कि पहले अगर टीचर्स के हवाले से बात की जाए तो जाहिर है ये सिस्टम डेवलप जो हुआ है ये डिमांड करता है कि उनको अपने लेसन को प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। क्लास के अंदर उसको किसी एग्जांपल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और उस डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव हो जाता है। बहुत सी मिसालें इसमें दी जा सकती हैं। हमारे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड होते हैं, हम उनको बुक के हिसाब से जितना चाहे मर्ज़ी समझाने की कोशिश करें वो नहीं क्लियर हो पाते जब तक कि उनको उस प्रैक्टिकल का साथ टच न दिया जाए। मसलन आप फर्स्ट ईयर के हवाले से अगर बात करते हैं तो उसमें पेंडुलम का एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी वाइब्रेशन के साथ टाइम पीरियड का रिलेशनशिप, उसकी लेंथ का रिलेशनशिप, उसके एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप, ये आपने बात करनी है अगर समझानी है। तो स्टूडेंट उसको लफ्ज़ों की शक्ल में इतना जल्दी पिक नहीं करेगा। मैं ये करता हूँ क्लास को या तो उठा के लैब में ले गया, या लैब अवेलेबल नहीं है तो ऑपरेटर्स मंगवा के क्लास के अंदर ले आया
और अपने स्टूडेंट्स को दिखाया ये जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं इसके अंदर ये चीज़ें रिलेट होती हैं। आप देखें, मैं आप डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ और इसको कंक्लूड करूँगा कि जो आपका बुक कह रही है कि इस तरह होगा, वो देखना क्या है, इस तरह ही ये एंड होगा। तो ये मैं अपने तरीक़ाकार बता रहा हूँ, बीइंग अ टीचर। तो मेरा ख्याल है टीचर जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनमें से बहुत से यही कोशिश करते हैं, और इस तरह जो ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लेना चाहिए उसके साथ, तो उनको अपनी टीचिंग टेक्निक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, नए स्टाइल पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए टीचर के लिए भी एक लर्निंग है बहुत बड़ी। वो कहा जाता है कि लर्निंग का प्रोसेस चाहे टीचर के लिए भी वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होता, वो आप सीखते रहते हो। मैं अगर ये बात कहूँ कि मैंने अपनी सारी टीचिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा मैंने अपने स्टूडेंट्स से सीखा, उनको पढ़ाते हुए सीखा। एक टॉपिक का मुझे खुद पढ़ते हुए बीइंग स्टूडेंट इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जब मैंने वो पढ़ाना शुरू किया तो फिर मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हुई। इसलिए कि स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस एंगल से आपसे पूछेगा जो आप हैरान रह जाओगे, जिस पे आपका जहन उस वक्त गया ही नहीं। जब आप उसको उस क्वेश्चन के साथ आंसर करते हो तो आपके अपने कॉन्सेप्ट। अच्छा, टीचर्स की बात तो आपने कर दी, अब अगर स्टूडेंट के हवाले से वो कैसे तैयार करें अपने आप को? जहाँ साहब मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो डिसिप्लिन हो के क्लास के अंदर बैठना चाहिए, और टीचर जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसको खामोशी से सुनना चाहिए। फिर कहीं टॉपिक के अंदर कहीं पे उनके जहन के अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स को फ़ौरन वहाँ पे हाथ खड़ा करके टीचर से परमिशन के साथ वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। वो स्टेप उधर ही क्लियर होना चाहिए, और इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन किस तरह का होगा, कि दूसरे स्टूडेंट इसका मजाक ना उड़ाएं या टीचर इसका मजाक ना उड़ाए कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है बच्चों वाला। ऐसी कोई बात नहीं है। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स की शेप में नहीं चलोगे, वो आइडिया आपको अब बेहतर तरीके से कवर नहीं होता, क्लियर नहीं होता। और SLO बेस्ड क्वेश्चंस की यही डिमांड है कि आप उसको हर एंगल से जो कुछ आपके जहन में आता है आप वो अपने टीचर से शेयर करें, उससे उनसे रहनुमाई लें, वो उसकी वजाहत करेंगे। आप मुतमईन हों तो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलें। अच्छा सर, एक सवाल जो है वो बड़ा कॉमन जो है वो एक अवाम पाया जा रहा है कि जो रेफरेंस और रिकमेंडेड बुक के हवाले से, इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर आप ज़रूर बात करेंगे। सर ऐसा है कि फेडरल बोर्ड ने जो बाकी बोर्ड्स की बुक्स हैं, जैसे नेशनल बुक फाउंडेशन होगी या KPK की बुक होगी या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध बोर्ड की, तो उनको एज ए रेफरेंस सजेस्ट किया है। और फेडरल बोर्ड के अंदर SLO बेस्ड पेपर्स के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी ख़ास बुक से ही करना है, ऐसा नहीं है। ये मेरा ख्याल बात स्टूडेंट्स को भी और मेरे टीचर्स जो दोस्त हैं उनको भी ये क्लियर होनी चाहिए कि आपने एक टॉपिक जिस जगह से बेहतर आप समझते हैं यहाँ से करना चाहिए, और जो आप इजीली प्रेजेंट कर सकें, जिसमें आपको लगे कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वो वहाँ से प्रिपेयर करें, इरिस्पेक्टिव कि वो फेडरल बोर्ड की बुक है, वो KPK वाली है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने वो सारी बुक्स पढ़नी है, इसका ये मतलब नहीं है। किसी एक बुक से आप वो टॉपिक तैयार करें, उसके मुताबिक वो पेपर में अटैम्प्ट करें। जो टीचर्स हैं उनको फेडरल बोर्ड की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो टॉपिक जहाँ से भी अटैम्प्ट हुआ हुआ है, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक का है, चाहे वो सिंध बुक बोर्ड के हिसाब से है, चाहे वो KPK है, आप उसको इक्वली वेटेज देंगे और उस एंगल से उसको मार्क करेंगे, तो वो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूजन मेरा क्लियर हो जाएगी। जी अच्छा सर, आखिर में कोई सजेशन, कोई SLO के सिस्टम को मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इसकी बेहतरी के हवाले से कोई बात करना चाहें? ऐसा है कि हम इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माशाल्लाह वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमारे बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ की शेप में वो चीज़ें उस तरह अवेलेबल नहीं, या एड्स या ऑडियो विजुअल एड्स की शेप में उस तरह मौजूद नहीं है, या नेट की उस तरह फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वहाँ का जो टीचर है वो इसमें हेल्पलेस हो जाता है कि वो कैसे कोप करे इस सिस्टम के साथ और इस सेटअप के साथ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर फेडरल बोर्ड ऐसी वर्कशॉप्स का भी एहतमाम करे और उन टीचर्स को भी, उन इंस्टीट्यूशंस को भी जो फेडरल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अपने दायरा इख्तियार के अंदर लेके आए और उनको साथ साथ ट्रेन करे, तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ उनका वो फियर भी ख़त्म होता चला जाएगा और इस लर्निंग को, इस टीचिंग प्रोसेस को वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने डिस्कस किया फिजिक्स सब्जेक्ट के हवाले से। यकीनन आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।